हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो एसी कोर्स के 23वें दिन की वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम विंडो एसी के वायरिंग के तीसरा वायरिंग पढ़ने वाले हैं। स्विच कंट्रोल वायरिंग चल रहा है तो उसमें अभी हम तीसरा वायरिंग पढ़ने वाले हैं। दो वायरिंग कंप्लीट करा दिया हमने और आज के दिन जो है कि हम तीसरी वायरिंग को पढ़ेंगे और इसमें टोटल हर एक चीज़ हमने चेंज किया हुआ है। यहाँ पर आप मोटर देखिएगा तो 5 तार वाला मोटर है और 6 स्थिति वाला सेलेक्टर स्विच का मतलब ये 6 स्थिति वाला सेलेक्टर स्विच है जिसके ऊपर ये नंबरिंग की गई होगी 8, 4, 2, 6, 10 और ऊपर के तरफ एक टर्मिनल रहेगा 1 नंबर। उसके बाद ये थर्मोस्टेट स्विच है, यहाँ पर स्विंग स्विच है, ये स्विंग मोटर है और ये हमारा कंप्रेसर है और कंप्रेसर को चालू करने के लिए आरसी मतलब रनिंग कैपेसिटर 45 MFD का लगाया गया है। ये आरसी है 5 MFD का जो कि इस मोटर के लिए है, जो फैन मोटर है जो एसी के अंदर हवा इधर उधर करता है। तो यहाँ पर देखिए जो तीसरी वायरिंग है 6 स्थिति वाले सेलेक्टर स्विच के साथ विंडो एसी का पीएससी और सीएसआर वायरिंग डायग्राम यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। इसी वीडियो में हम 2 वायरिंग को सीखेंगे, एक पीएससी को और एक सीएसआर को। अभी जो वायरिंग बनने वाला है वो ए पॉइंट लिखा है हमने पीएससी वायरिंग, जिसमें परमानेंट स्टार्ट कैपेसिटर कहलाता है पीएससी वायरिंग, और इसी वायरिंग के बारे में बात करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। और इसके बाद जैसे ही ये खत्म होगा तो इसी वीडियो में हम सीएसआर वायरिंग भी सीखेंगे। आपको एक बात और बता दें, हर एक वीडियो में आप लोगों को बता रहे हैं ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाए। पीएससी वायरिंग का मतलब केवल एक कैपेसिटर से ये कंप्रेसर चलेगा, वो भी रनिंग कैपेसिटर से। और यदि सीएसआर वायरिंग बनाएंगे तो ये जो कंप्रेसर है रनिंग से कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों कैपेसिटर के माध्यम से चलाया जाएगा। तो यदि 2 कैपेसिटर से चल रहा है रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कैपेसिटर से तो सीएसआर वायरिंग होगा, केवल रनिंग कैपेसिटर से चल रहा है तो वह पीएससी वायरिंग होगा। ज़्यादातर छोटे आकार के जो रोटरी कंप्रेसर होते हैं पीएससी वायरिंग की जाती है, पीएससी वायरिंग की जाती है। और यदि बड़े आकार के रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मिल जाते हैं तो वहाँ पर आपको सीएसआर वायरिंग करना पड़ जाता है। चलिए हम इस वायरिंग को समझते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत मुश्किल का काम नहीं है। इस पूरे सेलेक्टर स्विच का यहाँ पर काम लिख दिया गया है कि ये 6 स्थिति वाला है और इसके 6 स्थितियों में कौन कौन सा पॉइंट कब किससे जुड़ने वाला है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर लिखा गया है। जब हम पूरा कनेक्शन यहाँ पर कर लेंगे, आप लोगों को बता लेंगे, तो उसी के अनुसार ये जो स्थिति लिखी गई है इस स्विच की, इसी के अनुसार इसका कार्य प्रणाली भी आप लोगों को बता दी जाएगी कि इस तरीके से ये काम करेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले फेज सप्लाई को 1 नंबर पर दिया जाएगा। फेज को हम लोग लाइन सप्लाई भी कहते हैं, यहाँ पर लाइन लिख सकते हैं आप लोग। 1 नंबर पर जब इनपुट हो जाता है तो ये नीचे के तरफ बारी बारी से अपने आप के कभी 8 पर आएगा, कभी 2 पर, कभी 6 पर, या फिर कभी 10-6, कभी 10-2, इस तरीके से मतलब कब किस स्थिति पर आएगा ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिखे हुए हैं और यही सारी चीज़ें इस स्विच के साथ होती है। और इसका कनेक्शन आप कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, सब कुछ आपको आसानी से समझ में आता जाएगा। ये जो 4 नंबर है, इस 4 नंबर को मोटर के मीडियम वाले वायर के साथ जोड़ा जाएगा। ये 5 वायर को किस तरीके से हमने ट्रेस किया है, मतलब किस तरीके से पता किया है कि कौन सा मीडियम, कौन सा हाई है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, ये सब कुछ आपको पहले पीछे के वीडियो में सब कुछ बताया जा चुका है। यदि जो भी लोग होंगे वो पीछे से हमारा 1 नंबर से पूरा सीरीज देखते हुए आ रहे होंगे, उनको सब कुछ पता होगा। जो नया तरीका से सिर्फ इसी का वीडियो को देख रहा है तो उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप पीछे के वीडियो को भी पूरा वॉच करें, तब जा करके आपको पूरा एसी कोर्स समझ में आ जाएगा। ये जो 2 नंबर है इसको हाई से जोड़ा जाएगा, हाई वाला तार जो रहेगा, मतलब ये हमने लिखा है यहाँ पर। और 6 नंबर का जो वायर है इसको लो से जोड़ा जाएगा। उसके बाद बच गया रनिंग और स्टार्टिंग, 2 वायर बच गए। तो ये दोनों वायर जो है कभी भी रनिंग और स्टार्टिंग कहाँ जोड़ता है मोटर का, तो कैपेसिटर के साथ जोड़ता है। मोटर को आपको पता है कि कौन सी सप्लाई मिल रही है, ये फेज सप्लाई बारी बारी से यम पर, एच पर या यल पर आएगा, हाई लो मीडियम पर। अब कैपेसिटर में जो दूसरी सप्लाई हम देंगे तो मोटर के एक सप्लाई तो हो गया फेज वाला, न्यूट्रल वाली जो सप्लाई होती है वो जो है
न्यूट्रल वाली सप्लाई यहाँ से आएगी और वो जो है कि हम कैपेसिटर के रनिंग वाले साइड पर जोड़ देंगे। अभी हम यहीं तक जो है कि इसको सीमित रखते हैं, बाकी इधर का भी कनेक्शन बना लेंगे, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। 8 नंबर से जो तार निकलता है वो सीधे स्विंग स्विच मतलब स्विंग मोटर के लिए जाएगा। तो स्विंग मोटर के लिए जो भी तार जाता है वो पहले स्विंग स्विच में ही हो करके जाएगा। स्विंग स्विच में इसलिए हो करके जाता है ताकि हम इस मोटर को जब चाहे तब इस स्विच से ऑफ कर सके या ऑन कर सकें। उसके बाद जो है यहाँ 10 नंबर बच रहा है। 10 नंबर से हम ये थर्मोस्टेट स्विच के एक पॉइंट पर देंगे, किसी एक पॉइंट पर। यदि 3 टर्मिनल वाला है तब भी हम उसमें 2 ही टर्मिनल का इस्तेमाल करेंगे। जो एच टर्मिनल होता है मतलब जो हीटर का टर्मिनल होता है, जो हीट का टर्मिनल होता है, उसको छोड़ दिया जाएगा। एक होता है सी, एक होता है यल और एक होता है एच। तो सी मतलब होता है कूल या कूलिंग हो गया, और एच का मतलब हो जाएगा हीटिंग, और यल का मतलब हो जाएगा लाइन। तो लाइन वाला जो 10 नंबर से सप्लाई आएगा यल नंबर पर, यदि 3 टर्मिनल वाला थर्मोस्टेट है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से एक तार आउट होगा और ये आउट हो करके थोड़ा सा इधर से ही इसको रोक लेते हैं। यहाँ कैपेसिटर का कनेक्शन इस मोटर के साथ मतलब कंप्रेसर के साथ करेंगे। कैपेसिटर का जो 2 वायर है, एक स्टार्टिंग पर जाएगा और एक कहाँ पर जाएगा, ये रनिंग वाले पर जाएगा। तो ये जो वायर जो निकला हुआ है ये कहाँ पर आकर के जोड़ता है, तो कभी भी कंप्रेसर के रनिंग साइड पर ही जोड़ा जाएगा। तो हम कंप्रेसर पर इस तार को डायरेक्ट न जोड़ करके, इस पॉइंट पर न जोड़ करके, ये डायरेक्ट जो है हम आरसी के ही एक टर्मिनल पर जोड़ेंगे, जो टर्मिनल इस कंप्रेसर मोटर के रनिंग साइड पर जोड़ा होगा, ताकि यहीं से ये रनिंग पर सप्लाई पहुंच जाए। ये आपको टोटल समझ में आ गया होगा। अब बचा जो है कि न्यूट्रल कनेक्शन। न्यूट्रल कनेक्शन आपको यहाँ से हमने बताया कि ये न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से होते हुए इस मोटर को तो मिल ही गया है। अब यहीं से हम निकाल लेंगे इसको, इस तरीके से निकलेगा। और ये कहाँ जाएगा, ये कंप्रेसर के लिए जाएगा। कंप्रेसर पर जब भी जाएगा ये OLP से हो करके जाएगा। OLP क्या चीज़ है, तो OLP के बारे में कई बार बता चुके हैं, इस बार भी बताएंगे। OLP ये है कि जब मोटर गर्म होता है या ओवर करंट होता है तो मोटर को ख़राब होने से OLP क्या करता है, बचाने का काम करता है। OLP का पूरा नाम क्या होता है, तो ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है। इसको न्यूट्रल सप्लाई दी जाएगी तो OLP के कौन से पॉइंट पर, इधर भी न्यूट्रल आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो जिधर मेन आ रहा है उधर ही हम दे देंगे। क्योंकि जब OLP बंद करे तो केवल कंप्रेसर को बंद करे, इधर जो है कि डायरेक्ट न्यूट्रल सप्लाई जाती रहे। तो इस तरीके से अभी पूरा जो कनेक्शन था हमारा, जो PSC वायरिंग था, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब कंप्लीट कर देने के बाद अब हम ये समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो उस काम को समझने के लिए इस स्विच के पूरे कार्य को सीखना पड़ेगा पहले आप लोगों को। तो इस पूरे स्विच के कार्य को सीखने के लिए आपको पीछे की वीडियो देखनी पड़ेगी, या फिर पहले से आप देखे होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। जो सीरीज देख करके आ रहा है, मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे आप हमारी वीडियो को लगातार देख रहे हैं, तो आपको कहीं से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक एक वीडियो जो है कि प्रतिदिन मिलती जा रही है। अब चलिए हम इस पूरे कनेक्शन को समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा। यहाँ पर इस स्विच की पहली स्थिति, मतलब ये जो स्विच होता है ये अपने पहली स्थिति में रहेगा। स्थिति का मतलब इसमें एक नॉब लगा रहेगा। नॉब क्या होता है, जो घुमाते हैं गोल गोल पकड़ के, जिसको हम खट खट करके घुमाते हैं, वो होता है नॉब। इसमें लगा रहता है बाहर के साइड में, उस पहली स्थिति में रहेगा। तो जो ये लाइन सप्लाई दी गई है, फेज वाले को देखिएगा, न्यूट्रल सभी पर डायरेक्ट पहुंचा है। न्यूट्रल के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। फेज जिस मोटर के पास पहले पहुंचेगा वही मोटर क्या होगा, चलेगा। ठीक, तो इसमें कितने मोटर, 3 मोटर। विंडो एसी में 3 मोटर होते हैं। कौन कौन सा, ये फैन मोटर है, ये कंप्रेसर मोटर है और ये स्विंग मोटर है। स्विंग मोटर चले चाहे न चले उससे कोई एसी पर विशेष फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा फैन मोटर और कंप्रेसर मोटर एकदम इम्पोर्टेंट है कि चलना ही चाहिए। यदि नहीं चलेगा तो एसी काम नहीं करेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कब हमारा फैन मोटर चलेगा, कब ये कंप्रेसर चलेगा, या कब जो है कि वो स्विंग मोटर चलेगा। पहली स्थिति में जब ये रहेगा
तो इस समय ये जो लाइन सप्लाई है केवल एक नंबर पर आई है, तो वो केवल एक नंबर पर ही रहेगी। वहाँ से आप यदि कुछ भी चालू करना चाहते हैं तो हमारे एसी में वो चीज़ें नहीं चल पाएगी। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब जैसे हम इसको दूसरे पर जैसे खटाक से घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमाया होता है, एक बार और घुमाएंगे तो यहाँ पर देखिए 1 + 8 + 2, मतलब ये जोड़ना नहीं है, 1 8 2 को जोड़ करके 10 11 नहीं बना देना है आप लोगों को। यहाँ पर दिया है कि हाई फैन मोड, ये हमारा एसी इस समय हाई फैन मोड पर चलेगा, केवल मतलब पंखा चलेगा और पंखा बहुत तेज चलेगा, मतलब वहाँ पर आपका ये चीज़ कंप्रेसर नहीं चलेगा, क्योंकि कंप्रेसर चलता है तो कूलिंग होती है, ठंडा होता है, तो ठंडक नहीं करना है। केवल इस दूसरी स्थिति में क्या है, फैन मोड चल रहा है, वो भी हाई फैन मोड में चलेगा। और उसी समय देखिए क्या क्या हो रहा है, तो हाई फैन चल रहा है, 1 नंबर पर लाइट आई है, वही लाइट कहाँ चली जा रही है, 8 नंबर पर चली जा रही है। 8 नंबर से आउट होके कहाँ चला गया है, तो स्विंग मोटर को गया है। अब आपका मर्जी है, स्विंग मोटर को ऑन करना है तो ये स्विच के द्वारा, स्विंग स्विच इसको बोला जाता है, इस स्विच के द्वारा ऑन या ऑफ करके इस मोटर को आप या ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये 8 नंबर ऊपर से लेकर के नीचे तक सभी में अब लगातार आपको मिलेगा। मतलब ये एसी हमारा फैन मोड पर चले, चाहे कूलिंग मोड पर, हाई कूल, लो कूल मोड या फिर मीडियम कूल, जो भी कुछ रहेगा उस समय आपका स्विंग मोटर चलना चाहिए। इसी वजह से ये जो 8 नंबर है ऊपर से लेकर के नीचे तक, जैसे ही एसी ऑन होता है तुरंत 8 नंबर पर सप्लाई पहुंच जाती है। और वहां से अब आपकी मर्जी है, इस स्विच से इसको ऑन कर लीजिए चाहे ऑफ कर लीजिए। ऑन करेंगे तो हवा कमरे में चारों तरफ फैलेगी, ऑफ करेंगे तो किसी एक दिशा में ठंडी हवा निकल करके जाएगी। तीसरे 2 नंबर पर जब लाइट आती है, देखिए 2 नंबर पर क्या जुड़ा है, यहाँ पर देख सकते हैं हाई फैन जुड़ा हुआ है, तो पंखा चलेगा भी तो हाई स्पीड में चलेगा, तो केवल उस समय पंखा ही चलेगा, कंप्रेसर नहीं चलेगा। कंप्रेसर कब चलना चाहिए, जब 10 नंबर पर लाइट जाएगा तो उस समय क्या होगा, कंप्रेसर चलेगा, क्योंकि 10 नंबर से थर्मोस्टेट से डायरेक्ट जो है कि कंप्रेसर के लिए लाइट दे दी गई है। तो अभी जो है कि ये कंप्रेसर नहीं चल रहा है, केवल पंखा चल रहा है और वो भी हाई फैन चल रहा है। तीसरी स्थिति के बाद जो है कि दूसरी स्थिति के बाद हम तीसरी स्थिति में आते हैं, तो 1 8 2 10, 8 पर लाइट पहुंचेगा, यहाँ पर ये स्विंग मोटर चलेगा, 2 पर पहुंचेगा तो पंखा चलेगा हाई स्पीड में, मतलब हाई हो गया। और 10 नंबर पर लाइट जब मिल रहा है तो ये यहाँ से हो करके कंप्रेसर भी स्टार्ट हो जाएगा, तो हाई स्पीड में पंखा चल रहा है और कंप्रेसर चल रहा है, तो मतलब कूलिंग तो होगा। कूलिंग एक ही जैसा बार बार होता है, लेकिन उस कूलिंग को निकालने का जो तरीका है वो हम हाई स्पीड के द्वारा निकाल रहे हैं, मतलब पंखा हाई स्पीड के तरफ चल रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, हाई कूल कहते हैं। चौथे स्थिति में हम देखते हैं क्या होगा, एक बार और घुमाइए, खटाक से घूमेगा, 1 8 4 10, मतलब 1 पर लाइट आई है तो वो 8 पर जाएगी, मतलब स्विंग मोटर के लिए चला गया। 4 पर जाएगा तो ये 4 नंबर पर देखिए क्या चल रहेगा, मीडियम स्पीड को जोड़ा गया तो पंखा मीडियम स्पीड में चलेगा। 10 नंबर पर आया तो 10 नंबर से हमारा कंप्रेसर चालू होगा, तो कंप्रेसर चलेगा और उसके साथ ये मीडियम स्पीड में चलता है, तो उसी को कहते हैं मीडियम कूल। जो मोड है वो मीडियम कूल मोड में हमारी एसी काम करेगी। 5वां स्थिति क्या है, 1 8 6 10, 1 8 6 10 का मतलब क्या है, 1 पर लाइट आई है वही लाइट चली जाएगी, 8 पर जाएगी तो स्विंग मोटर 6 नंबर पर अब पहुंचती है, 6 नंबर से लो स्पीड का पंखा चलेगा और फिर 10 से जो है कि हमारा कंप्रेसर चलेगा, तो उसी को पंखा यदि लो चल रहा है कंप्रेसर के साथ तो लो कूल कहा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा कि सर ये कैसे हो गया, हम ज़रूर आप लोगों को बताएंगे। 6 नंबर जो स्थिति होती है उसमें क्या है, 1 8 6, 1 8 6 का मतलब क्या हुआ, 1 पर जो लाइट आई है 8 पर जाएगी, 8 से आपका ये स्विंग मोटर चलेगा और प्लस 6 पर जाएगी, मतलब कि लो स्पीड में पंखा चलेगा, तो यहाँ पर लो फैन मोड है। 10 नंबर पर कोई लाइट नहीं पहुँच रही इस समय आपका जो एसी है मतलब कंप्रेसर है बंद रहेगा, केवल पंखा चलेगा।
अब थोड़ा सा हम नेक्स्ट जो मतलब जो पीछे वाले दो जो है 4 स्थिति वाले और 5 स्थिति वाले सेलेक्टर स्विच के साथ इस सेलेक्टर स्विच का कंपेयर करें तो वहाँ पर क्या होता है, 5 स्थिति वाला सेलेक्टर स्विच भी यहाँ पर लगाया जा सकता है, लेकिन इसको यदि आप लगा दीजिएगा तो जो फैन मोड है वो 2 बार काम करेगा। हाई फैन मोड काम करेगा और लो फैन मोड भी काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 बार फैन मोड पर ये एसी चलेगी इस यदि आप स्विच को लगाते हैं तो। और बाकी हाई कूल, मीडियम कूल, लो कूल तो चलना ही चलना है, चाहे आप 5 स्थिति वाला रखिए चाहे 6 स्थिति वाला, यही दोनों में से कोई लगता है। 2 स्पीड की मोटर बहुत कम आती है, इसी वजह से 4 स्थिति वाला जो सेलेक्टर स्विच होता है वो बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें उम्मीद है कि अभी आपको ये पीएससी वायरिंग जो है परमानेंट स्टार्ट कैपेसिटर मतलब एक कैपेसिटर के साथ इस मोटर का कनेक्शन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पर एडमिन का नंबर होगा जो कि मेरा नंबर है, आप वहां डायरेक्ट हमसे कॉल पर बात कर सकते हैं और जो भी आपको समस्या हो रही है, जो कोर्स हम पढ़ा रहे हैं उसी से संबंधित आप सवाल पूछिएगा तो हम आपको जवाब दे पाएंगे और आपको समझा पाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए कुछ देर के लिए हम विराम लेंगे ताकि इसके CSR वायरिंग को भी इसी वीडियो में कवर किया जा सके, क्योंकि वो बहुत अलग चीज़ नहीं है, ये सारा कनेक्शन सब कुछ वही रहेंगे। CSR वायरिंग में क्या होगा, यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगेगा और 2 कैपेसिटर लगेगा तो उसको हटाने के लिए भी एक रिले चाहिए, तो रिले वगैरह लगा करके इसका कैसे कनेक्शन किया जाता है वो चीज़ हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बस आपको कुछ देर इंतज़ार करना है, उसके बाद जो है कि फिर हम वापस यहीं पर लौट रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने पीएससी वायरिंग को सीखा 6 स्थिति वाले सेलेक्टर स्विच के साथ। अब हम आगे इसी वीडियो में सीखने वाले हैं CSR वायरिंग। यहाँ पर A पॉइंट था पहले, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर B पॉइंट हो गया। अब ये CSR वायरिंग को सीखा जाएगा। CSR वायरिंग में अलग कुछ भी नहीं करेंगे, पूरा कनेक्शन सेम रहेगा, बस कंप्रेसर का जो कनेक्शन होता है वही सब चेंज होगा। कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगा दिया गया है, एक RC और एक ASC। कौन कितने पावर का होता है वो कंप्रेसर के क्षमता के अनुसार डिसाइड कर लिया जाता है कि रनिंग 40 का रहेगा, 45 का रहेगा, या जो स्टार्टिंग है 100-120 का लगाना चाहते हैं या 80-100 का लगाना चाहते हैं। इस तरीके से इसमें जो है कि क्षमता के अनुसार ये कैपेसिटर लगाए जाते हैं। बाकी जो है कि अभी हम इसका कनेक्शन करके आपको समझाते हैं और समझ में आ जाएगा। पीछे की सभी वीडियो में जैसे हमने इसका कनेक्शन किया है वैसे ही यहाँ पर भी हम कनेक्शन करने वाले हैं। तो जो 4 नंबर का जो पॉइंट होता है वो इन तीनों से बिल्कुल अलग होता है। ये चीज़ यदि आप वोल्टेज रिले के बारे में सीखे होंगे तो वो चीज़ आपको पता होगा। एक तार 4 रनिंग कैपेसिटर का एक तार 4 नंबर पर, स्टार्टिंग का भी एक तार 4 नंबर पर, ये जो मेन फेज आ रहा है थर्मोस्टेट से वो भी कहाँ पर 4 नंबर पर। 3 तार यहाँ पर आ गया। ये मेन फेज और ये दोनों तार कहाँ जुड़ने चाहिए तो रनिंग पर जुड़ने चाहिए। एक तार यहाँ से ले लीजिएगा और ऐसे लेकर के आइएगा और इसको हम क्या करेंगे रनिंग पर जोड़ देंगे। मतलब कि एक वायर जो फेज सप्लाई है वो रनिंग पॉइंट पर मिल गया। इन चारों तारों को यहाँ पर भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं दिया गया होता है, केवल एक तार को जोड़ने का जगह होता है। तो सबको आपस में जोड़ने के बाद 4 नंबर पर एक तार लाइए और कैपेसिटर के साथ वो जोड़ दीजिए। सबसे कठिन कोई कनेक्शन होता है कि एसी के अंदर तो वही CSR वायरिंग का कनेक्शन होता है। और यदि आप लगातार 3 वीडियो में इसका कनेक्शन सीखते हुए आ रहे हैं तो आपको कभी
कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे जो पीसीबी वाला रिमोट कंट्रोल वायरिंग होगा उसमें भी हम इसके बारे में बताएंगे। मतलब इतने बार इसको बता दिया जाएगा कि आप जो है कि उस चीज़ को चाह करके भी नहीं भूल पाएंगे। देखिए रनिंग कैपेसिटर का जो दूसरा वायर है ये कितने नंबर पर रहेगा, तो आप यदि पीछे की वीडियो देखे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा तो ये 2 नंबर पर जोड़ा जाता है और यहाँ 2 नंबर से निकल करके स्टार्टिंग कैपेसिटर पर स्टार्टिंग वाइंडिंग पर जोड़ दिया जाता है। बातों पर थोड़ा सा बातें कुछ और निकल जाती है तो आप लोग उसको मैनेज कीजिएगा। यहाँ वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग है तो यहाँ से जो वायर निकल के आ रहा है 2 नंबर पर जाएगा, उसके बाद जो है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग पर डायरेक्ट चला जाएगा। मतलब अब ये रनिंग कैपेसिटर का जो वो पावर यहाँ पर जा रहा है इसको आप रोक नहीं सकते, ये डायरेक्ट स्टार्टिंग वाइंडिंग तक पहुँच जाएगा। स्टार्टिंग कैपेसिटर को 1 नंबर पर जोड़ा जाता है और 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में एक कांटेक्ट पॉइंट होता है। बढ़िया से आप यदि बस वोल्टेज रिले वाली वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पता होगा कि 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में कांटेक्ट पॉइंट होते हैं और ये कांटेक्ट पॉइंट जैसे ये मोटर स्टार्ट हो जाता है तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। अभी आपको क्या लगता है 1 नंबर और 2 नंबर क्या है, आपस में सटे होंगे? इसका मतलब स्टार्टिंग कैपेसिटर का ये पावर और रनिंग कैपेसिटर का पावर दोनों 2 नंबर पर पहुंचेंगे और दोनों मिलकर के इस स्टार्टिंग वाइंडिंग पर पहुंचते हैं, जिससे हमारा मोटर जो है स्टार्ट हो जाता है। और मोटर जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा ये जो रिले होती है 1 नंबर को 2 नंबर से अलग कर देती है, जिसके कारण हमारा जो स्टार्टिंग कैपेसिटर का ये वाला वायर होता है 2 नंबर से अलग होता है। बार बार ये चीज़ हम आप लोगों को समझा रहे हैं, आप लोगों को ये चीज़ एकदम याद हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इस कंप्रेसर के साथ फेज का कनेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब जो है ये न्यूट्रल सप्लाई आता है, ये यहाँ पर दे दिया गया, आप देख सकते हैं इस मोटर में हमने ये बता दिया था कि यहाँ पर दिया गया है और यहीं से हम डायरेक्ट उठा करके इसको कहाँ ले जाएंगे। तार आप किसी भी तरह से मोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, तार है, तार किसी भी रास्ते से मुड़ सकता है, लेकिन जोड़ने का जो जगह है उसी जगह पर जोड़ना चाहिए जहाँ पर अभी ये जोड़ने वाले हैं हम। यहाँ पर ये वाला निशान इसको क्रॉस वायर बोला जाता है। इसका क्या मतलब है, इधर से जो लाइट आ रही है वो अलग होगी और इसमें जो लाइट जा रही है वो अलग होगी, बस इसका यही पहचान है। बाकी हम नॉर्मल कनेक्शन करते हैं तो ऐसे यहाँ पर टेढ़ा नहीं करना होगा जो ओरिजिनल में जो कनेक्शन होगा, क्योंकि तार के ऊपर कवर होता है तो वो खुद ऐसे ही अलग अलग हो जाते हैं। अब ये 5 नंबर पर जुड़ता है, 5 नंबर से एक तार आएगा OLP पर जुड़ेगा और OLP से एक तार आकर के कॉमन पर जुड़ जाएगा। इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो AC का जो कंप्रेसर का कनेक्शन था CSR वायरिंग के तहत ये कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी एक वायर बचा हुआ है, वो किसका है तो ध्यान से देखिए, स्विंग मोटर का जो एक तार था वो बचा है, उसको क्या देना है, न्यूट्रल सप्लाई देनी है। तो न्यूट्रल सप्लाई कहाँ है तो इधर 5 नंबर पर है, 5 नंबर पर ला करके उसको भी जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो पूरा कनेक्शन है विंडो AC का जो स्विच कंट्रोल वायरिंग है आज पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब हम किसी भी प्रकार से आपको स्विच कंट्रोल वायरिंग नहीं बताएंगे, 3 तरह से हमने आपको बता दिया है और इन्हीं तीनों तरह से यदि आप शुरू से लेकर के लास्ट तक सभी वीडियो को देखे होंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा इसके बाद जो 24वें दिन का वीडियो बनेगा उसमें हम केवल PCB की बात करेंगे और PCB से जो है कि होने वाले वायरिंग की बात की जाएगी। मतलब हम विंडो AC के रिमोट कंट्रोल सिस्टम वाले जो वायरिंग होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं इसके बाद। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। पूरा जो स्विच कंट्रोल वायरिंग था आज समाप्त हो चुका है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो मन करेगा तो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए। और यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर और आपको और भी बहुत कुछ सीखना है तो सभी वीडियो में तो नहीं कहते हैं, इस वीडियो में हमने कह दिया कि सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बगल में एक जो है कि घंटे का निशान आएगा, घंटा का निशान पे क्लिक कीजिएगा, ऐसे ही दबा देंगे तो बगल में जो है कि ऑल का ऑप्शन आएगा, उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका पूरा काम हो जाएगा। जब भी मैं जो भी यहाँ से कोर्स कंप्लीट कराऊंगा या जो भी हमारी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।